हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिस्टर स्टडी प्लस लो क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी हम 2 पार्ट पहले ही कर चुके हैं। पार्ट नंबर 3 है। तो इस पार्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज अ आर्ट देखेंगे, जिसके अंदर हमें स्किल्स, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो इसका जो पहला फीचर है वो है कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है? यानी कि हर व्यक्ति को अपने फील्ड के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिए हैं, ये 2 टीचर हैं ए और बी। तो इन दोनों को जो सब्जेक्ट वो है बिजनेस स्टडीज़ ही मान लेते हैं। ये दोनों क्या पढ़ाते हैं? बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाते हैं। तो इन दोनों के पास क्या होगा? वो जो इस सब्जेक्ट की जो नॉलेज होगी वो दोनों के पास सेम होगी। थ्योरेटिकल नॉलेज तो सेम होगी। ऐसा ही मैनेजमेंट के अंदर होता है। हर मैनेजर को अपने मैनेजमेंट के बारे में बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज हमेशा क्या होगी? सेम होगी। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर क्या पड़ता है? हमें बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, जो कि हर मैनेजर्स को क्या पड़ती है? रिक्वायर्ड होती है उसकी। ओके, सो इसका ये जो फीचर है मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। सेकंड है इसका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस के अंदर यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ, एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। यानी कि हर मैनेजर्स को, यानी कि हमारे इसके अंदर क्या होते हैं, हर जो भी कोई मैनेजर उसको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, उसके पास पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने इन 2 टीचर्स का एग्जाम्पल लिया था। इन दोनों टीचर्स के पास क्या, इनके पास जो बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज है वो तो सेम है, लेकिन क्या इनके पढ़ाने का तरीका सेम है? तो इनके पढ़ाने का तरीका सेम नहीं है। ये दोनों पढ़ाएंगे अपने अपने तरीके से पढ़ाएंगे, अपनी पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाएंगे। ओके, तो ये क्या अपनी अपनी क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाएंगे इन डिफरेंट वे। यानी कि एफिशिएंसी डिपेंड ऑन हाउ वेल दे यूज दीज प्रिंसिपल्स अंडर डिफरेंट सिचुएशन टू अप्लाई पर्सनल स्किल्स। यानी कि ये जो 2 आर्टिस्ट हैं, अब जैसे कि मान लेते हैं 2 सिंगर हैं, तो सिंगर्स के पास बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज तो सेम होगी। यानी कि हर सिंगर को पहले उसको राग सीखने पड़ते हैं, जैसे कि सा रे गा मा पा। तो ये जो राग है, पहले तो इस राग को सीखना पड़ता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, सबका अब वो क्या करते हैं, गाना गाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। किसी को सैड सॉन्ग पसंद है, या किसी को हैप्पी वाले सॉन्ग पसंद है। तो उनके क्या अपना खुद का एक फैशन है, खुद का अपना रिप्रेजेंट करने का खुद का एक तरीका है। कुछ को सब अपनी स्किल्स और क्रिएटिविटी के साथ क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर होता है। हर मैनेजर के पास क्या होती है, जो बेसिक नॉलेज होती है वो तो क्या होती है? सेम होती है, लेकिन उनका अप्लाई करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। सो क्या ये जो फीचर्स है ये प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर? तो हाँ, ये मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। फिर है हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। यानी कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि ये रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। सेम वे मैनेजर्स ऑल्सो इम्प्रूव देयर मैनेजर स्किल्स एंड एफिशिएंसी। यानी कि अब ये जो सिंगर्स हैं या फिर ये जो टीचर्स हैं, अगर ये रोज़ पढ़ाएंगे तो ये क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट के अंदर क्या हो जाएंगे? एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। जिस तरह से ये क्या हो जाएंगे? परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे ये आज कोई टीचर है, कोई टीचर्स क्या आज बुक में से देख देख के पढ़ा रहा है, तो वो ऐसे पढ़ाता पढ़ाता एकदम एकदम एक दिन ऐसा परफेक्ट हो जाएगा कि उसको बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बिना बुक के ही सारे कॉन्सेप्ट को ईजिली पढ़ा देगा। तो वो किसकी वजह से पढ़ा रहा है? प्रैक्टिस की वजह से, रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से। जैसे कहते हैं प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस ही इंसान को क्या बनाती है? परफेक्ट बनाती है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर होता है। मैनेजमेंट के अंदर जितने जो मैनेजर है, अगर वो रेगुलर अपनी क्या करेगा, अगर रेगुलर अपनी स्किल्स का यूज़ करेगा, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करेगा, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। तो क्या ये फीचर ही मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है? तो हाँ, ये फीचर ही मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट थे। क्या था? एक तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सेकेंड क्या था हमारा? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, एंड थर्ड क्या था हमारा? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो क्या मैनेजमेंट को हम, तो सारी जो तीनों पॉइंट है ये मैनेजमेंट से क्या करते हैं? मैच करते हैं। क्या मैनेजमेंट को हम आर्ट मान सकते हैं? तो हाँ, हम मैनेजमेंट को आर्ट
कह सकते हैं। अब देखते हैं मैनेजमेंट एज एन साइंस। अब मैनेजमेंट को साइंस देखते हैं। साइंस में जो पहला पॉइंट है वो क्या, हमारा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो हम पहले देख चुके हैं कि मैनेजमेंट के अंदर भी हमें सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ती है, यानी कि हमें अपने फील्ड, अपने सब्जेक्ट के बारे में बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज तो होनी ही चाहिए, जो कि हर सबके पास सेम होती है। ऐसे ही हमारा किसके अंदर होता है, ऐसे ही हमारा मैनेजमेंट के अंदर पड़ता है। हर मैनेजर को अपने मैनेजमेंट के बारे में बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो ये फीचर क्या प्रेजेंट है हमारे मैनेजमेंट के अंदर। जो सेकंड है वो हमारा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस है, यानी कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेस्ड है हमारे किस पे, एक्सपेरिमेंट्स पे। यानी कि कोई भी प्रिंसिपल ऐसे ही नहीं बना, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन की गई हैं, उसको दिन पे दिन डेवलप किया गया है, तब जाके वो बना है। जैसे कि हमारा बल्ब देख लो, जो बल्ब है वो उन्होंने एक ही बार में नहीं बना, उसकी 1000 बार प्रैक्टिस की, तब जाके हमें लाइट बल्ब मिला। तो ऐसे ही क्या होता है हमारे मैनेजमेंट के अंदर होता है, डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड द टेस्ट इज थ्रू repeated experiments. Management principles are also developed through observation, experiment, deal with human behavior and human behavior be accurately predicted. यानी कि एक मिनट, हाँ अब सही है। यानी कि हमारे जो इतने भी प्रिंसिपल्स हैं, हमें जितने भी साइंस के अंदर हमारे प्रिंसिपल्स मिले हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, तो ग्रेविटी, लॉ ऑफ एक्सीलरेशंस हो गया, लॉ ऑफ इनर्शी हो गई, ये जितने भी लॉ हैं ये सारे कब जाके मिले हैं हमें, ये जाने कि जब इनके ऊपर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तब जाके हमें मिले हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, तो हमारे जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वही बेस्ड होते हैं किसके ऊपर, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो डील करते हैं किसके साथ, ह्यूमन बिहेवियर के साथ। वो डील करते हैं किसके साथ, ह्यूमन बिहेवियर के साथ। वो क्या करते हैं, डील करते हैं, जबकि साइंस के अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील नहीं करते। और ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है उसको प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, यानी कि हर ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। क्या हम किसी के दिमाग को जान सकते हैं, क्या हम पता लगा सकते हैं कि सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है? तो नहीं, हम पता नहीं लगा सकते। पता नहीं कब किस इंसान का किस बात पर मूड बिगड़ जाए, हम इसका पता नहीं लगा सकते। तो ये जो इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो बेस्ड तो हैं, वो एक्सपेरिमेंट से ही बने हैं, लेकिन वो डील करते हैं किसके साथ, ह्यूमन बिहेवियर के साथ। तो क्या हर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये प्रिंसिपल्स क्या वैलिड होंगे? तो नहीं। हर जो मैनेजर है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर है, वो प्रिंसिपल्स को बनाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय के बिहेवियर को देखकर। तो वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वैलिड हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि जो इस ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है, क्या वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय का बिहेवियर सेम होगा? तो नहीं। तो यानी कि बेस्ड तो हैं एक्सपेरिमेंट पर, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल होंगे ये नहीं कह सकते। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट। ये जो फीचर्स है ये पार्शियली प्रेजेंट है किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। ओके, तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब यूनिवर्सल वैलिडिटी यानी कि ये अब जिस यूनिवर्सल वैलिडिटी यानी कि जो सबके द्वारा एक्सेप्टेबल हो। जैसे कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया है, वाटर का फॉर्मूला लिया है मैंने। वाटर का फॉर्मूला क्या हमारा H2O है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में, अगर हम किसी भी कंट्री में जाएंगे या फिर वर्ल्ड में हम कहीं भी जाएंगे, अगर वहाँ पे वाटर का फॉर्मूला देखेंगे तो वो चेंज तो नहीं होगा ना, हर जगह वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, सेम रहेगा, H2O ही रहेगा। लेकिन क्या मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसे रहेगा? मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसे होगा, जो एक मैनेजर ने जो प्रिंसिपल्स बना दिए क्या वो भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा एक्सेप्टेबल होंगे? तो नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये डील करता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ, और ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या होगी, ये एक ऑर्गेनाइजेशंस होगी, और इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो गया, ये मैनेजर्स हो गया। तो ये जो मैनेजर्स हैं
इसके जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल हैं वो आर नॉट यूनिवर्सल, वो यूनिवर्सल नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रिंसिपल हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के द्वारा ही एक्सेप्टेबल होंगे, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो क्या ये फीचर्स हमारा मैनेजमेंट जो ये साइंस का जो फीचर है क्या मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है? तो नहीं, ये फीचर्स हमारा मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो दिस फीचर्स ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये जो फीचर्स है साइंस का ये मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ओके तो क्या हम तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है? मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन तो खैर अभी हमने देखा ही नहीं है, या फिर बहुत साइंस एंड आर्ट है। तो देखो, ना तो हम मैनेजमेंट को पूरा आर्ट कह सकते हैं, ना हम मैनेजमेंट को पूरा साइंस कह सकते हैं। आर्ट हम बोल तो सकते हैं, मगर हम आर्ट कैसे बोलें, क्योंकि उसके कुछ पॉइंट तो साइंस के भी मैच कर रहे हैं ना। तो आपके पास ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में जिसका व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन हर बार आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। तो ना तो आपको क्या करना है, ना तो आपको साइंस पे टिक करना है, ना आर्ट पे, ना प्रोफेशन पे, आपको डी पॉइंट पे टिक करना है, बोथ साइंस एंड आर्ट। इस पॉइंट को आप याद रखना, मैनेजमेंट क्या है, बोथ है साइंस एंड आर्ट। ओके, अब बारी आती है हमारी प्रोफेशन से। अब देखते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। एक मिनट, हाँ, तो हम देखते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है प्रोफेशंस का वो क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ये जो पॉइंट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज या सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि ये जो पॉइंट है ये मैनेजमेंट से क्या करता है, मैच करता है। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि हर प्रोफेशंस में क्या होता है, यानी कोई डॉक्टर है, टीचर है, कोई लॉयर है, तो उसको क्या है, एक बॉडी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत है। उसको सिस्टमैटिक यानी कि उसको स्टडी, उसको बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत है। ऐसा ही मैनेजमेंट में होता है, हर मैनेजर्स को अपने फील्ड के बारे में, हर मैनेजमेंट के बारे में उसको बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। तो ये जो फीचर्स है प्रोफेशन का ये प्रेजेंट है किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। ओके, फिर सेकंड पॉइंट इसका रेस्ट्रिक्ट एंट्री। रेस्ट्रिक्ट एंट्री का मतलब होता है यानी कि किसी भी प्रोफेशन में जाने से पहले हमें एंट्रेंस देना पड़ता है, हमारे कुछ डिग्रियां लेनी पड़ती है, तब जाके हम उस प्रोफेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम डॉक्टर का ही ले लेते हैं, हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, डॉक्टर का ले रहे हैं। तो डॉक्टर के अंदर भी क्या होता है, डॉक्टर बनने से पहले हमें एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जो कि आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है नीट, यानी कि नीट। पहले जब तक हम अपना नीट क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम किसी कोर्स के अंदर अपना एडमिशन या कोई डिग्री ले सकते हैं? तो नहीं। सबसे पहले हमें डॉक्टर बनने से पहले हमें अपना नीट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। ऐसे ही हमारा लॉयर के अंदर होता है, लॉयर को भी पहले अपना सबका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो इसके अंदर एंट्री क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्ट होती है, यानी कोई ऐसे ही इन कोर्स के अंदर कोई ऐसे ही इन प्रोफेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता। इन प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने से पहले उसको इनकी कुछ डिग्रियां, कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम पूरे करने होते हैं। ओके, यानी कि इसके अंदर एग्जामिनेशंस और डिग्री को जरूरत पड़ती है, जैसे कि प्रैक्टिस और डॉक्टर ओनली व्हेन ही हैविंग एमबीबीएस डिग्री, यानी कुछ रिक्वायर्ड होती है। जो डॉक्टर्स है वो प्रैक्टिस कब कर सकता है, जब उसके पास एमबीबीएस डिग्री है या फिर उसके पास कोई और दूसरी डिग्री है, तभी जाके वो प्रैक्टिस कर सकता है। यानी कि नो लीगल रेस्ट्रिक्शंस ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि प्रोफेशंस के अंदर एंट्री जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट होती है, यानी कोई भी इंसान इन प्रोफेशंस में डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसको पहले कुछ डिग्रियां की ज़रूरत होगी ही। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट के अंदर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती उसके अपॉइंटमेंट को लेकर मैनेजर के, यानी कि कोई भी मैनेजर, कोई भी इंसान मैनेजर बन सकता है अगर उसके पास क्या बेसिक नॉलेज है। तो मैनेजमेंट की अगर उसके पास बेसिक नॉलेज है तो वो क्या मैनेजर बन सकता है। सो ये फीचर क्या मैनेजमेंट से मैच करता है? तो नहीं, ये फीचर तो अभी तो नहीं करता। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद स्टैट्यूटरी बैकिंग, यानी कि प्रेजेंटली ये फीचर्स तो मैच नहीं करता मैनेजमेंट से, लेकिन इन फ्यूचर ये हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि अभी तो इसी कोई रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन क्या पता इन फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़े कि जो ये कंपलसरी हो जाए कि जो जिसने
जिसने MBA का रखा है वो ही सिर्फ मैनेजर बन सकता है, तो इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है, लेकिन करेंटली ये फ्यूचर मैनेजमेंट से मैच नहीं करता। द नेक्स्ट इज पर्सन्स ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशंस का मतलब क्या होता है, यानी कि जितने भी प्रोफेशंस होते हैं इनकी खुद की एक एसोसिएशंस होती है, जिसके द्वारा इन सभी प्रोफेशनल्स को क्या अपने खुद को रजिस्टर्स कराना होता है, खुद को रजिस्टर्स कराना कंपलसरी होता है। जैसे कि डॉक्टर हो गए, डॉक्टर के लिए ये इनकी एसोसिएशन है, वो क्या है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर्स के लिए क्या होगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी कि सभी डॉक्टर्स को खुद को रजिस्टर्स कराना होगा MCI के द्वारा, और जब सभी लॉयर खुद को रजिस्टर्स करा लेंगे BCI के द्वारा, तो तभी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी इनको डॉक्टर माना जाएंगे, जब ये रजिस्टर्स होंगे। क्या मैनेजमेंट के अंदर ऐसा होता है, तो नहीं, मैनेजमेंट के अंदर कोई ऐसी मतलब एसोसिएशन तो है जिसका नाम है, मैनेजर्स के लिए एसोसिएशन तो बनी है जिसका नाम है ऑल इंडिया ऑफ मैनेजर एसोसिएशंस। ये एसोसिएशंस तो बनी है, लेकिन लीगली ये कंपलसरी नहीं है कि हर मैनेजर खुद को रजिस्टर्स कराए इसके द्वारा। तो ये जो फीचर्स है ये करंटली प्रेजेंटली तो ये मैच नहीं करता, बट इन फ्यूचर ये हमें देखने को मिल सकता है। क्या पता इन फ्यूचर्स में ये कंपलसरी हो जाए सभी मैनेजर्स के द्वारा, कि वो मैनेजर्स एज अ मैनेजर तभी प्रैक्टिस कर सकते हैं कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जब वो रजिस्टर्स होंगे। तो ये जो फीचर्स है ये करंटली तो प्रेजेंट नहीं है, बट इन फ्यूचर हमें देखने को मिल सकता है। देन फोर्थ इज एक्सिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। एथिकल कोड्स का मतलब यानी कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, यानी कि जितने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो इनके कुछ एथिकल कोड होते हैं, यानी कि इनके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि फिक्स किए जाते हैं इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो बाइंडिंग ऑन ऑल प्रोफेशंस ऑफ दैट प्रोफेशनल्स ऑफ दैट प्रोफेशंस। यानी कि क्या करती हैं ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करती हैं, सेट कर, यानी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को सेट करती हैं। तो जितने भी डॉक्टर्स हो गए उनके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं टुवर्ड द सोसाइटी, या फिर लोगों के द्वारा के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनके अंदर है कि इनको क्या करना पड़ता है, अपनी प्रैक्टिस करनी होती है। ओके, क्या मैनेजमेंट के अंदर ऐसा होता है? अब मैनेजमेंट के जब एसोसिएशंस के द्वारा रजिस्टर्स करवाना कंपलसरी ही नहीं है, तो उसके रूल्स और रेगुलेशंस की तो बात ही कहाँ से आई। तो ये जो फीचर्स है ये मैनेजमेंट का प्रेजेंट नहीं है, ये मैच नहीं करता है मैनेजमेंट से। ओके, बट लीगली इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर ऑल मैनेजर्स टू गेट रजिस्टर्स विद एम्स एमा ये सॉरी ये है एमा कौन है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशंस। ओके, तो जैसे कि आपने देखा तो ये फीचर्स प्रेजेंटल नहीं है, यानी कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी जितने प्रोफेशन होते हैं, जितने भी डॉक्टर होते हैं, जितने भी लॉयर होते हैं, उनके लिए कंपलसरी होता है कि वो प्रैक्टिस करे अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को मानते हुए। उनके लिए उनके द्वारा यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को सेट कर दिया जाता है जिनके अंडर में रहकर उनको प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, मैनेजर के लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्या होगा, सो प्रेजेंटली ये जो फीचर्स है प्रेजेंटली तो मैच नहीं करता, मैनेजमेंट के अंदर नहीं है, बट इन फ्यूचर से हमें देखने को मिल सकता है, फीचर्स में हमें देखने को मिल सकता है। ओके, क्या पता यानी कि जो एसोसिएशन है वो लीगली रजिस्टर, उसके लिए कंपलसरी हो जाए कि सभी मैनेजर्स को लीगली रजिस्टर्स कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब उनके लिए जब कंपलसरी हो जाएगा रजिस्टर्स कराना, तो उसके रूल्स और रेगुलेशंस को भी वो ज़रूर फॉलो करेंगे। सो प्रेजेंटली तो ये फीचर्स मैच नहीं करता, बट इन फ्यूचर्स ये हमें देखने को मिल सकता है। जिसका लास्ट पॉइंट है वो क्या है, इसका सर्विस मोटिव, यानी कि सभी प्रोफेशंस का जो काम, यानी जो जितने प्रोफेशंस होते हैं उनका कुछ काम होता है टुवर्ड द सोसाइटी, उनकी कुछ क्या होते हैं, उनके कुछ टुवर्ड द सोसाइटी, उनके लिए भी उनका कुछ काम करना होता है, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यानी कि इनका क्या मकसद क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है। यानी कि जब भी कोई डॉक्टर बनता है या फिर कोई लॉयर बनता है, तो जब उनको रजिस्टर्स हो जाते हैं तो उनको एक ओथ लेनी पड़ती है। क्या ओथ, यानी कि उनको एक शपथ लेनी होती है टुवर्ड द सोसाइटी कि वो अपनी सोसाइटी को सर्व करेंगे। उनका एक मोटिव क्या रहेगा, वो सर्विस मोटिव रहेगा। जैसे कि ये क्या होगी, ये हमारी एक सोसाइटी हो गई, और ये क्या हो गया, हमारे सारे प्रोफेशंस हो गए। तो इस सोसाइटी तो हमारे जितने प्रोफेशंस हैं, यानी जितने भी डॉक्टर्स हैं, मान लो कोई हमारे डॉक्टर्स हैं, तो उनका काम क्या होगा, अपनी सोसाइटी को सर्व करना। ओके, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशंस क्या होगी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक मैनेजर होगा। तो
इसका जो ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजर्स का जो काम हो गया वो क्या होगा, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होगा, इसका मेन मोटिव क्या आएगा, प्रॉफिट मोटिव। लेकिन जो प्रोफेशनल्स का जो मेन मोटिव होता है वो होता है सर्विस मोटिव। तो ये दोनों डिफरेंट है, इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। एक मिनट, रेजर, यस। यानी कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो सभी सोसाइटी के अंदर होते हैं, वो पूरी सोसाइटी के अंदर होते हैं। तो उनका काम क्या हो गया, सर्विस प्रोवाइड करना। सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं सबको क्या, सर्विस प्रोवाइड करना। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी जो बाउंड्री है वो सेट है, यानी कि जो मैनेजर है वो सिर्फ इन बाउंड्री के अंडर ही काम करेगा, इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही काम करेगा। ओके, तो जब इस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करेगा तो उसका सिर्फ एक ही मोटिव रहेगा, वो मोटिव क्या रहेगा उसका, प्रॉफिट। ओके, तो ये जो प्रेजेंट है ये तो फिर डिफरेंट हो गया ना। तो प्रेजेंटली यानी करंटली ये जो फीचर्स है मैनेजमेंट के प्रेजेंट तो नहीं है, बट इन फ्यूचर से हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये प्रेजेंटली तो नहीं है लेकिन इन फ्यूचर्स हमें देखने को मिल सकता है कि भाई जो मैनेजमेंट है वो उसका प्रॉफिट के साथ साथ या फिर सर्विस मोटिव भी है। तो ये हमें आगे देखने को मिल सकता है। सो एक बार रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन, ये तीनों हम कवर अप कर चुके हैं। इस जो आर्ट के अंदर हमने क्या देखा, आर्ट के अंदर हमने क्या देखा, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि हमारा प्रेजेंट था, हमारे मैनेजमेंट से मैच करता था, पर्सनलाइज एप्लीकेशंस। ओके, देन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी हो गया। फिर मैनेजमेंट एज अ साइंस देखा हमने, फिर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन देखा। तो ये सारे जो पॉइंट है हमने कवर अप कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। So see you in the, so thank you very much and have a good day and see you soon in the next video. Bye bye.